आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के ऊपर। और आज हमने जो इसके ऊपर स्टडी करना है वो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसके ऊपर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। और अगर आप इसकी स्लाइड नंबर 2 के ऊपर जिसके अंदर हमने एक एल्गोरिदम आपके सामने आ रहा है जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स। ये हमने एक एल्गोरिदम इसमें आपके सामने आ रहा है जिस एल्गोरिदम के अंदर हमने लार्जेस्ट नंबर जो है वो फाइंड किया है। ये लार्जेस्ट नंबर जो हमने फाइंड किया है इस एल्गोरिदम की अगर हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी हो तो अब इसके अंदर जो हमने कहा था कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट्स यूज हुए हैं, तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स जो यूज हुए हैं वो हमारे पास सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट यूज हुआ है, आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट यूज हुआ है और उसके साथ हमारे पास सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट यूज हुआ है। इसके अंदर हमारे पास रिकर्शन का जो कंस्ट्रक्ट है वो यूज नहीं हुआ। तो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के तहत अगर हम यूज करें तो हमारी सपोजिशन ये है कि एक सीक्वेंशियल जो हमारे पास स्टेटमेंट है यानी वो 1 सेकंड लेती है। तो अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारे पास स्टेटमेंट है A0 to n-1, तो हम इसके अंदर ये कहें कि अगर वो 1 सेकंड लेती है तो हम उसको 1 सेकंड अगर ले लें तो उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू A0 कि अब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम A0 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। A0 पे जो वैल्यू पड़ी है उससे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक सेकंड हमारे पास लेती है। या हम इसको कह लें कि हमारे पास 2 सेकंड लेती है कि 1 सेकंड हमारे पास A0 पे जो वैल्यू है उसको और 1 सेकंड असाइनमेंट के लिए वो लेगी। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारे पास आइटरेशन का कंस्ट्रक्ट है। इसके अंदर एक अहम चीज़ ये है कि जो i इक्वल टू 1 है ये 1 सा टाइम यूज़ होना है। i इक्वल टू 1 जो है वो 1 सा टाइम यूज़ होना है और i लेस देन n जो है ये n-1 टाइम यूज़ होना है। i लेस देन n जो है ये हमारे पास n-1 टाइम यूज़ होना है और i प्लस प्लस में भी n-1 टाइम यूज़ होना है। सो दैट अगर हम इसको यूज़ करें n-1 और इसकी बॉडी के अंदर i प्लस प्लस में n-1 टाइम यूज़ होना है। अब अगर इसकी जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है यानी जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इफ़ ai ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो फिर हमारे पास क्या होना है कि ai की जो वैल्यू है वो मैक्स वैल्यू के अंदर चली जाना है। ये कितनी मरतबा होना है? ये n-1 टाइम होना है। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट कितनी मरतबा चेक होनी है? n-1 टाइम। अच्छा, अब जब n-1 टाइम ये सिलेक्शन स्टेटमेंट चेक होनी है तो इसके अंदर ये n-1 टाइम चेक होने के बाद वो उसके अंदर उसको असाइन करेगा। सो दैट आई ये जो आपके पास आइटरेशन के अंदर अगर हम ये देखें कि n-1 स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो वो आपके पास एक i लेस देन n, एक i प्लस प्लस, 2, एक ai ग्रेटर देन मैक्सवेल, 3 और चौथी आपके पास मैक्सवेल इक्वल टू ai। ये 4 स्टेटमेंट आपके पास 4 स्टेटमेंट्स n-1 टाइम रन और रिटर्न मैक्सवेल ये भी एक टाइम होनी है। सो दैट अगर हम इसको राइट डाउन करना चाहें तो जो बॉडी से बाहर हैं वो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट A0 to n-1 1,
maximum value equal to a0 1 for I equal to 1 1 और रिटर्न मैक्सवेल 1। तो ये आपके पास 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 प्लस n-1 इंटू n-1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे कि 4, जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो कितनी हो रही हैं 4, तो ये हम लिखेंगे 4 प्लस 4 इंटू n-1। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 4 प्लस 4n-4, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या निकला 4n। तो हम इसके अंदर जो एल्गोरिदम के रूल्स हैं, आसिम्प्टोटिक नोटेशन रूल हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जी कांस्टेंट जो है वो माइनर इफेक्ट रखता है, तो सो दैट हम उस कांस्टेंट के जो माइनर इफेक्ट हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो सो इस एल्गोरिदम को हम ये कहते हैं कि ये एल्गोरिदम जो लास्ट टाइम हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वो कितनी देर में अपना काम कंप्लीट करेगा, तो हम ये कहते हैं कि ये एल्गोरिदम लीनियर टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा, एन टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा। अंडरस्टैंड? आज हमने एक एल्गोरिदम ऐसा देखा है कि वो एल्गोरिदम कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा। लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट ऑफ n नंबर्स, उसको हमने डिस्कस किया है और उसको हमने देखा है, और उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि वो अपना काम जो है लीनियर टाइम में कंप्लीट करेगा, एन टाइम में अपना काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद हमारे पास स्लाइड नंबर 3 पे एक और एल्गोरिदम है, यूनिक एलिमेंट। अब आप इसी रूल के तहत जो कि आपको बताया गया है, इस रूल के तहत इसको अटेम्प्ट करें कि इस एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। चलें हरी अप प्लीज़। इस एल्गोरिदम की जो रूल आपको बताए हैं, इस रूल के तहत कोशिश करें कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। जो स्लाइड नंबर 3 पे आपके पास एल्गोरिदम ओपन हुआ है यूनिक एल्गोरिदम का, और इसमें हिंट आपके पास ये है कि लास्ट टाइम जो आपको बताया गया था कि अगर नेस्टेड लूप यूज होगा तो नेस्टेड लूप की कम्प्लेक्सिटी किस में चली जाएगी, क्वाड्रेटिक में चली जाएगी, n स्क्वायर में चली जाएगी। तो यहाँ देखते सार हमें पता लग रहा है कि हमारे पास नेस्टेड लूप यूज हुआ है।
जी आपके मुमताज़, अटेम्प्ट कर रहे हैं आप? आपके मुमताज़, अवैस राव, हमजा, आप यहाँ से ऑनलाइन हुए हैं? माजिद अली, यहाँ से ऑनलाइन है या? यस सर, घर से हूँ। अच्छा, तो ये आप अटेम्प्ट कर रहे हैं? यस सर। हाँ, कुछ समझ भी आ रही है या बस नहीं? आ रही है सर। हाँ, कि नहीं, इसको अटेम्प्ट करें। अच्छा, इसके अंदर जो यूनिक एलिमेंट है, जिसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट है A0 to n-1, जिसमें हम एरे पास करें, ये 1 सा टाइम होगा। उसके बाद 4i=0, वो भी 1 सा टाइम होगा। सेकंड जो आपके पास है i0 to n-1, ये स्टेटमेंट n-2 टाइम चलेगी। i++, ये भी n-2 टाइम चलेगी। उसके बाद जो ji+1 है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास n-2 टाइम चलेगी। j<n, ये स्टेटमेंट आपके पास n-1 टाइम चलेगी। j++, ये n-1 टाइम चलेगी। ai=aj, ये भी n-1 टाइम चलेगी। रिटर्न फॉल्स, ये n-1 टाइम चलेगी। रिटर्न टू, ये आपके पास 1 टाइम चलेगी। अब इसके अंदर जब ये आपको पता लग गया, तो अब आपने कैटेगराइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ चलेगी। देखें, यूनिक एलिमेंट जो A0 to n-1 है, ये सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट के साथ चलेगी, इसको आप अलग कर दें 1। फॉर i=1, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के साथ चलेगी, इसको अलग कर दें +1। लास्ट रिटर्न टू सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के साथ चलेगी, इसको अलग कर दें 1। यानी 3 आपकी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद अब आपकी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में जो n-1 है, ये n-2 टाइम चलेगा। उसके बाद जो आपके पास i++ है, ये भी n-2 टाइम चलेगा। j=i+1, ये भी आपके पास n-2 टाइम चलेगा। इसका मतलब ये है कि n-2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, वो कितना मल्टीप्लाई होगा? 3n-2। अब उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 3n-2 के साथ मल्टीप्लाई होना है n-1। अब n-1 के साथ कौन कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होनी है? j++1 और सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ ai=j1 और रिटर्न फॉल्स 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो n-1 है, वो उसके साथ 3n-1 इंटू 3n-2, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में।
और +3 हो जाएगा। अब आप इसको 3n-1 इंटू 3n-2 इनको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, और +3 इनको सिंप्लीफाई कर लें, और इनको सिंप्लीफाई करके जो आपके पास ग्रेटर टर्म बचेगी वो n⁻2 बचेगी। तो अकॉर्डिंग टू आसिम्प्टोटिक नोटेशन जो आपके पास ग्रेटर टर्म होती है हम उसको कंसीडर करते हैं, यानी जो लीनियर है उसको हम इग्नोर कर देंगे, मतलब जो आपके पास n की टर्म्स आएंगी उनको हम इग्नोर कर देंगे, कांस्टेंट की टर्म हम इग्नोर कर देंगे। तो इसको हम कहेंगे कि n⁻2 में ये एल्गोरिदम अपना काम कंप्लीट कर रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई करें ना मल्टीप्लाई करके, क्या रिजल्ट आ रहा है? अच्छा, उसके बाद इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एल्गोरिदम जो आपके पास है वो मैक्सिमम सब सीक्वेंस का है, और मैक्सिमम सब सीक्वेंस का ये जो एल्गोरिदम है ये इस तरीके से काम कर रहा है कि आपके पास अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो उसके अंदर पहले वो जो कम्बिनेशन बनाएगा वो फर्स्ट से लेके 10 तक बनाएगा, फिर वो लाइक दैट आप ये कह लें वो 1 2 का बना सकता है, 1 2 3 का बना सकता है, 1 2 4 का बना सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी वो इन बिटवीन का नहीं बना सकता। फिर हो सकता है कि वो पहले वाले को छोड़ दे, 2 3 4 का बना ले, 2 3 4 5 का बना ले, यानी अगर दरमियान में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो देन भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जी वो दरमियान में अगर नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो उसे वो छोड़ दे। यानी मैक्सिमम सबसीक्वेंस का मतलब ये है कि ऐसे वो तरीके से उसने मार्क्स अपने लेने, वो एलिमेंट्स लेने हैं कि उसने मैक्सिमम सबसीक्वेंस तो बनाना है, लेकिन इस तरीके से बनाना है कि उसने उसके अंदर से एलिमेंट एक सीक्वेंस में लेने। अब वो 1 एलिमेंट से शुरू करके लास्ट एलिमेंट तक भी लगातार ले सकता है। वो ये भी कर सकता है कि 3rd से लेके 10 तक भी ले सकता है, वो 4 से लेके भी लास्ट एलिमेंट तक ले सकता है,
6 से लेके भी लास्ट एलिमेंट तक ले सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि वो किसी भी तरीके से एलिमेंट्स दरमियान में से छोड़ दे। ठीक है, अब ये एल्गोरिदम मैक्सिमम सब सीक्वेंस का आपके सामने गिवन है, और इसके अंदर अगर आप ये देखें तो इस एल्गोरिदम के अंदर 3 नेस्टेड लूप यूज़ किए गए हैं। 3 नेस्टेड लूप यूज़ किए गए हैं। इन 3 नेस्टेड लूप की अगर हम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करें तो ये स्लाइड नंबर 5 के ऊपर उसने उसकी कम्प्लेक्सिटी बताई है कि सबसे पहले अगर हम इसको फास्टेस्ट वे से फाइंड करना चाहें तो फिर हम उसको जिस तरह हम पहले कर रहे थे ना कि 1 2 3 सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जिस तरह ले रहे थे, उसकी बजाय हम फास्टेस्ट तरीके से अगर फाइंड करना चाहें तो हम समेशन के फॉर्मेट में उसको लिख लेते हैं। और ये समेशन फोकस कर रही होती हैं किसके ऊपर? आपके लूप्स के ऊपर, आइटरेटिव के ऊपर फोकस कर रही होती है। अब ये जो आपके आइटरेटिव के ऊपर फोकस कर रही होती हैं, इसके अंदर सबसे पहले कौन सा लूप हम कंसीडर करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके अंदर इनर मोस्ट लूप को कंसीडर करेंगे। अच्छा, इनर मोस्ट लूप को जो हम कंसीडर करेंगे वो इनर मोस्ट लूप किस जगह पे लिखा जाएगा? वो इनर मोस्ट लूप सबसे पहले लिखा जाएगा। वो इनर मोस्ट लूप सबसे पहले लिखा जाएगा, और किस जगह पे लिखा जाएगा? स्टार्ट में। जो उसके बाद लूप आएगा, यानी जो आउटर लूप आएगा, वो लेफ्ट पे आएगा। फिर उसके बाद जो आउटर लूप आएगा वो उसके लेफ्ट पे आएगा। इनर मोस्ट लूप सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट पे, फिर उसके लेफ्ट पे। ये बात अंडरस्टैंड करें, इनर मोस्ट लूप को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आउटर लूप राइट पे, फिर उसके बाद उसके राइट पे, एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं स्लाइड नंबर 4 पे दोबारा जाएं। हमारे पास इनर मोस्ट लूप पे कौन सा लूप है? के वाला, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आई से। जा कहाँ तक रहा है? जे तक। तो अब आप ये देखें कि ये जो इनर मोस्ट लूप है वो कहाँ तक जा रहा है? के इक्वल टू आई से के इक्वल टू जे तक। ये हमने इनर मोस्ट लूप को सबसे पहले लिखा। अब उसके अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हमने क्या लिखा है कि वो कांस्टेंट टाइम रन हो रही है। अब जो उसके बाद जो आउटर लूप है, उस आउटर लूप को हम राइट डाउन करेंगे। आउटर लूप कहाँ से जा रहा है? जे इक्वल टू आई से जे लेस देन एन माइनस 1। अब आप ये देखें कि जो आउटर लूप है उसको हमने लिखा है जे इक्वल टू आई टू एन। ठीक हो गया? अब हम उसके बाद आउटर लूप क्या है? आई इक्वल टू 0 टू लेस देन एन। इसको हम लिख रहे हैं आई इक्वल टू 1 टू एन। ये हमने आई टू एन 1 टू एन सिंप्लीफाई वे में लिखा है कि कम्प्लेक्स वे में अगर हम उसको n-1 करेंगे तो तब भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम उसको 0 लिखेंगे तो तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले के मुताबिक। लेकिन यहाँ उसने सिंप्लीफाई वे में लिखा है ताकि हम उसको सॉल्व ज़्यादा आसानी से कर सकें। अब इन समेशंस को हमने सॉल्व कैसे करना है? इन समेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। ये फार्मूले हमारे पास गिवन है। किस जगह पे गिवन है? जहाँ
आपको जो असाइनमेंट दी थी, वो जो असाइनमेंट मैथमेटिकल असाइनमेंट दी थी उसके अंदर ये फार्मूले गिवन हैं, इनके सॉल्यूशंस आपके पास गिवन हैं कि हम इनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इनके प्रूफ हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो k इक्वल टू आई टू जे है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। अगर हमारे पास अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है लेकिन अंदर कांस्टेंट है, अंदर कांस्टेंट है, कांस्टेंट a हो सकता है, b हो सकता है, या 1 2 3 कोई कांस्टेंट हो सकता है। अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। जिस तरह साइड पे आप ये देखें, उसने एग्जांपल दी हुई है कि ऊपर हायर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 5 है और उसने अंदर कांस्टेंट 1 है। तो उसने कैसे सॉल्व किया है, 10 माइनस 5 प्लस 1, 10 माइनस 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। इसी तरह उसने जो आपके पास एल्गोरिदम का इनर मोस्ट है, उसको उसने कैसे ओपन किया है, j माइनस आई प्लस 1। ये उसने इनर मोस्ट समेशन ओपन कर दी है, j माइनस आई प्लस 1। अब इस j माइनस आई प्लस 1 पे नेक्स्ट समेशन उसने लगानी है जो कि j इक्वल टू आई टू एन है। नेक्स्ट समेशन क्या है इसके ऊपर लगेगी, j इक्वल टू आई टू एन। अब ये j इक्वल टू आई टू एन जो लगेगी, ये जब लगेगी j इक्वल टू आई टू एन, तो इसके अंदर जब i के ऊपर इक्वेशन आएगी, तो अगर i हमारे पास सीरीज हो, i हमारे पास अगर सीरीज हो, सीरीज से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n हो, तो वो सीरीज को हम जब ओपन करेंगे, यानी कि उसका सम करेंगे, तो वो फार्मूला निकलेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमारे पास सीरीज हो जो उसने राइट साइड पे दिया हुआ है कि अगर समेशन में हमारे पास कोई सीरीज ऐसे आ जाए कि समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n हो, तो वो इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी, n इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो अब बेसिकली ये जो समेशन है, ये आपकी जो समेशन है, पहले ये j इक्वल टू आई टू एन किस पे लगेगी, j पे, फिर ये लगेगी माइनस j इक्वल टू आई टू एन आई पे लगेगी, फिर ये लगेगी प्लस j इक्वल टू आई टू एन 1 पर लगेगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि j इक्वल टू आई टू एन j पे लगी, फिर माइनस j इक्वल टू आई टू एन आई पे लगी, फिर प्लस समेशन j
इक्वल टू आई टू एन 1 पर लगी। जब ये अलग-अलग तीनों पे लगी तो उसके बाद जो आउटपुट आई वो आपके पास ये आई n माइनस आई प्लस 1 n माइनस आई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसके बाद ऊपर रिजल्ट के ऊपर फाइनल आउटमोस्ट समेशन लगी, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n, तो वो इसको मल्टीप्लाई करके जब ऊपर लगी तो इसके अंदर एक सीरीज आएगी। एक तो आप देखें कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक n स्क्वेयर आ जाएगा, एक आई स्क्वेयर आएगा। अंडरस्टैंड है ना कि एक n स्क्वेयर की टर्म आएगी, एक आई स्क्वेयर। जब आई स्क्वेयर की टर्म आएगी तो उसके अंदर एक समेशन है कि अगर आई स्क्वेयर की टर्म आएगी तो उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास उसका जो आपके पास फार्मूला है n इंटू 2n प्लस 1, अगर वो किसी के पास अवेलेबल है एक्सरसाइज, उसके अंदर इसका दिया हुआ है कि एक्सरसाइज अवेलेबल है किसी के पास? क्योंकि जिस तरह आपको बताया ना आई का है कि समेशन अगर आपके पास आई इक्वल टू 1 टू n तक है तो वो आपके पास है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आपके पास समेशन के अंदर आई स्क्वेयर आ जाएगा तो उसकी आपकी हो जाएगी n इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 आता है। तो लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है कि वो और भी है एक टर्म जिससे वो क्यूब में चला जाता है। बहरहाल ये स्लाइड नंबर 6 पे आए, मैं वो ले आता हूँ, वो आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि अगर आई स्क्वेयर आएगा तो उसका क्या फार्मूला आएगा। तो ये जो आपके पास अगला आ रहा है सॉल्व द समेशन, इसके अंदर अब आपके पास जो आ रहा है कि अगर स्लाइड नंबर 6 में, तो इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म आएगी, हायर टर्म आपके पास बन जाएगी n क्यूब। क्योंकि हमने ये कहा था 3 नेस्टेड लूप्स है ना, n इंटू एन इंटू एन, तो ये आपके पास n क्यूब इसकी लार्जर टर्म आएगी। अब वो ये कह रहा है कि n क्यूब हायर टर्म है, तो असिम्प्टोटिक नोटेशन के तहत हम ये कहेंगे कि ये एल्गोरिदम n क्यूब में अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर n क्यूब में अपना काम कंप्लीट कर रहा है तो हम अगर सपोजिशन लें कि हमारे पास 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्होंने अपना काम कंप्लीट करना है और टाइम कांस्टेंट हमारे पास 1 मिली सेकेंड है, तो फिर वो ये कहता है कि अगर हमारे पास 1000 इंस्ट्रक्शंस हैं और टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड है तो ये कितनी देर में अपना काम कंप्लीट करेगा। तो n के अंदर आप 1000 पुट करें, तो 1000 का मतलब ये है कि जब वो n में पुट होगा तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, तो ये 10 की पावर 9 बन गया। तो 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स 1 मिली सेकेंड यानी 1000 सेकेंड 60 मिनट्स 60,
तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 डेज में ये एल्गोरिदम अपना काम कंप्लीट करेगा। तो ये अब हमारे पास जो है, अगर 1000 डेटा है, मतलब एलिमेंट्स 1000 हैं, तो इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो हमने देनी है उसको, अगर डाटे का साइज़ हमारे पास 1000 एलिमेंट्स का है, तो ये हमारे पास 11 डेज में अपना काम कंप्लीट करेगा। ये अब आपको ड्रॉबैक बताया है कि अगर आपके पास 3 नेस्टेड लूप्स हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर of two non-negative, not both zero integers m and n denoted greatest common divisor mn is defined as the largest integer that divides both m and n evenly with a remainder of 0. अब ये greatest common divisor of two non-negative, not both zero integers m and n denoted greatest common divisor m and n defined as the largest integer that divides both m and n evenly with a remainder of 0. अब इसके अंदर जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को निकालने की, दिस एल्गोरिथम इज़ बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ GCD. GCD of two numbers m and n is the largest integers that divides both numbers evenly. This common divisor cannot be greater than the smaller of these numbers. It can be denoted as T equal to minimum mn. We can start by checking whether T divides both m and n. If it does, T is the answer. If it does not, we simply decrease T by 1 and try again. Assign the value of minimum mn to T. Divide m by T. If the remainder of this division is 0, go to step 3, otherwise go to step 4. Divide n by T. If the remainder of this division is 0, return the value of T as the answer and stop, otherwise proceed. Step 4. Decrease the value of T by 1, go to step 2. The algorithm does not work correctly when one of its input number is 0. The range of inputs for which an algorithm works has to be specified carefully. यानी इसके अंदर ये जो भी एल्गोरिदम डिसाइड किया गया, दो नंबर हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से हमने ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने स्मॉलर नंबर को एक नंबर कम कर देना है और डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि वो पूरा डिवाइड ना हो। और वो डिवाइड अगर होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो डिवीजन कंप्लीट हो गई। दूसरा उसने ये कहा है कि आपने ये इनपुट देते वक्त ख्याल करना है कि कोई नंबर 0 ना इंसर्ट हो जाए। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के 3 एल्गोरिदम्स हैं, इनको बाकी को हम कल देखेंगे।